अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आपके लिए जो है ना, मैंने आज फिर एक पुराने FCPS पार्ट 2 थ्योरी पेपर में से लिया है क्वेश्चन। और इसमें उन्होंने पूछा है 49-year-old मैन प्रेजेंटेड टू द OPD विद 6 months हिस्ट्री ऑफ डिजीनेस, हेडेक एंड ओकेजनल ब्लरिंग ऑफ विजन. He had 2 episodes of epistaxis, this illness, and in this illness and once upper GI bleeding was also reported which settled with conservative management. On examination he had plethoric facies with blood pressure of 160/90 mm of mercury. Splenomegaly was 6 cm below the costal margin, firm in consistency. Hemoglobin was 18 gram per deciliter. ठीक है। अब क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, व्हाट 6 फर्दर टेस्ट यू वुड लाइक टू डू. Number 2, enumerate the at least 6 management options. Number 3, what 4 complications are likely in this patient. ठीक है। अब इसमें उन्होंने डायग्नोसिस नहीं पूछी है, लेकिन ज़ाहिर बात है डायग्नोसिस तो आपको बनानी है। और जो इसमें प्रेजेंटिंग फीचर्स में पता भी चल रही है कि 49-year-old मैन है और उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री है डिजीनेस, हेडेक और ओकेजनल ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है। 2 episodes ऑफ एपिस्टैक्सिस हो चुके हैं, एक GI ब्लीड रिपोर्ट कर रहा है वो, जो ठीक हो गई थी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से। प्लीथोरिक फेशीज़ हैं, एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, स्प्लीनोमेगैली है 6 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन, हीमोग्लोबिन 17 ग्राम है। बाकी इन्होंने कोई ब्लड पिक्चर नहीं बताई हुई है। ठीक है। अब जो है इसमें एक्चुअली पॉलीसाइथीमिया की पिक्चर है ना। पॉलीसाइथीमिया में होता है कि विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड की, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है और हेमाटोक्रिट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेसिस की वजह से रेड ब्लड सेल्स की इसको जो है ये ब्लड की स्टेसिस हो रही है, तो डिजीनेस, हेडेक, ओकेजनल ब्लरिंग ऑफ विजन इसको हो रही है। और उसमें क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा अगर हो तो जेनस 2 काइनेज जो जीन की म्यूटेशन हुई भी होती है इसमें, तो वो जो है वो वॉन विलब्रेंड फैक्टर को प्रोटियोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एक्वायर्ड यानी कि वॉन विलब्रेंड डिजीज़ हो सकती है। उसकी वजह से जो है ना इसको फिर हेमोरेजेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि GI हेमोरेज हो गया, एपिस्टैक्सिस हो गई और इंट्रासेरेब्रल भी हो सकता है। उसके अलावा स्टेसिस की वजह से जो है वो थ्रोम्बोसिस हो सकता है उसको। ठीक है। और स्प्लीनोमेगैली उन्होंने बता दिया है कि वो 6 सेंटीमीटर्स बिलो द कोस्टल मार्जिन है, तो पॉलीसाइथेमिया वेरा लग रहा है ये। ठीक है। अब इसको अगर आप पॉलीसाइथेमिया वेरा आप इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस पेशेंट इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम पॉलीसाइथेमिया वेरा, अ myeloproliferative disorder characterized by increased red cell mass, hyperviscosity symptoms, splenomegaly and hypertension and thrombohemorrhagic मैनिफेस्टेशन, जिसकी वजह मैंने आपको बताई। अच्छा, अब जो है ना आपने एक ये बड़ा अच्छा सा हैरिसन में वो है चार्ट। अगर किसी भी पेशेंट का आप देखें, मतलब ज़्यादातर जो है ना ये इंसिडेंटल एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, शुरू में इंडोलेंट डिसऑर्डर होता है, तो एसिम्प्टोमेटिक अगर हो तो सिर्फ यानी कि आपको CBC की रिपोर्ट जो है वो एबनॉर्मल मिलेगी। एकदम से अगर पेशेंट की आ गई उसमें एलिवेटेड रेड सेल काउंट आ गया 19 ग्राम, जो है इसकी हीमोग्लोबिन आ गई और हीमाटोक्रिट जो है बहुत बड़ा हुआ है 58, 59, 60 वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो आपने सिंपली उसकी पहले की उससे कहना है कि रिपोर्ट्स दिखाएं। अगर उसके पहले हुए में हैं तो वो देखें, अगर उसमें भी बढ़ा हुआ है और अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो 1 महीने तक आप वेट करें और 1 महीने के बाद रिपीट कराएं। 1 महीने के बाद अगर आपने रिपीट कराया और फिर बढ़ा हुआ आ गया है सब कुछ, रेड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, तो आप क्या कराएंगे, एक्सक्लूड करेंगे हाइपोक्सिया को। तो आप उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है लेस देन 93% आ रही है, ठीक है, तो वो हाइपोक्सिक हो गया पेशेंट। ठीक है, उसकी वजह से उसका जो है ये बढ़ा हुआ हो सकता है। अच्छा, उसमें आपने रेस्ट पे आपने देख लिया कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो हाइपोक्सिया की तरफ अगर इशारा कर रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे
कि अगर हाइपोक्सिया तो उसको फिज़ोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, अगर फिज़ोलॉजिकल यानी कि वो रह रहा है कोई हाई एल्टीट्यूड में तो फिज़ोलॉजिक पॉलीसाइथीमिया हो गया, या फिर अगर वो स्मोकर है, नॉर्मल भी आ गया अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी रेस्ट में या एक्सरसाइज में, तो फिर आप उससे स्मोकिंग की हिस्ट्री लें। स्मोकर में होता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है। तो आप सिंपली जो है ना पेशेंट को स्मोकिंग यानी कि वो स्मोकिंग पॉलीसाइथीमिया होगा, स्मोकर्स पॉलीसाइथीमिया जिसे कहते हैं, तो उससे स्मोकिंग आपको बंद करानी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एसिम्प्टोमेटिक ही है पेशेंट और सारे टेस्ट आपके यही आ गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी नॉर्मल आ गई, ठीक है। अगर नॉर्मल आ गई रेस्ट में तो फिर आप सीरम इरिथ्रोपोइटिन लेवल कराएंगे। अच्छा, अगर हाइपोक्सिया यानी कि आ रहा है और आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन की वो 93% से कम आ रही है, तो उसमें आप हार्ट और लंग डिजीज़ एक्सक्लूड करें और फिजियोलॉजिक पॉलीसाइथीमिया या स्मोकर्स पॉलीसाइथीमिया हो सकता है उसको, ठीक है। ये सब आपने उस वक्त एक्सक्लूड करना है। अगर जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी नॉर्मल आ गई तो आप इरिथ्रोपोइटिन लेवल कराएंगे। नॉर्मल अगर आ जाए तो वो एक्सक्लूड नहीं करता पॉलीसाइथीमिया वेरा को, लो आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है तो आपने सिंपली अब जो है वो ये अम्यूनो एसिड होते हैं जेनस काइनेज 2 के, तो जो अगर बढ़े हुए आ गए यानी कि वेरिएंट एलील फ्रीक्वेंसी मोर देन 5% तो सिर्फ पॉलीसाइथीमिया वेरा हो सकता है। अगर जो है नेगेटिव और जो वेरिएंट एलील है फ्रीक्वेंसी उसकी लेस देन 5% आई है तो पॉलीसाइथीमिया वेरा भी हो सकता है, रीनल डिजीज़ हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, इरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर म्यूटेशन हो सकती है, या फिर हाई ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन हो सकती है, ठीक है। अगर इरिथ्रोपोइटिन लेवल जो है वो एलिवेटेड आ गए, ठीक है। अब एलिवेटेड जो है वो फिजियोलॉजिक तो उस वक्त होंगे ना, मतलब ये कि फिजियोलॉजिक अगर रिस्पॉन्स नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दिया आपने, तो फिर रीनल डिजीज़ हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं। कौन कौन से ट्यूमर्स बनाते हैं इरिथ्रोपोइटिन? रीनल सेल कार्सिनोमा, यूट्राइन लियोमायोमा, सेरिबेलर ट्यूमर्स भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो रीनल डिजीज़ और ट्यूमर्स ये एक्सक्लूड कर देंगे आप। तो इसके बेसिस पे अब आप क्या क्या कराएंगे? उन्होंने टेस्ट पूछे ना, तो कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, इसमें उन्होंने सिर्फ हीमोग्लोबिन बताया, तो आप हीमोग्लोबिन और पेरिफेरल फिल्म करा के देख लेंगे हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब ये डिसऑर्डर जो है पॉलीसाइथीमिया के साथ साथ इसमें जो है माइलोप्रोलिफरेटिव है, तो इसमें ल्यूकोसाइटोसिस भी हो रहा होता है और थ्रोम्बोसाइटोसिस भी हो रहा होता है, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में आपको इंक्रीज्ड आरबीसी मास मिल जाएगा और हेमाटोक्रिट हाई मिल जाएगी, ठीक है। और सीरम इरिथ्रोपोइटिन लेवल फिर जैसा कि मैंने बताया, फिर आप सेकंड जो है समझें आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन वो करके देख लेंगे और फिर इरिथ्रोपोइटिन लेवल करा लेंगे, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया में यूजुअली लो या नॉर्मल आ सकते हैं। फिर अगर ये हो रहा है आपका कि नॉर्मल और लो आ रहे हैं तो JAK2 म्यूटेशन एनालिसिस जो इम्यूनो एसिड से होता है वो करा लेंगे, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन, ट्रिफिन बायोप्सी, हाइपर सेलुलर बोन मैरो होता है और तीनों लाइंस बड़ी हुई होती हैं इसमें, यानी कि रेड सेल के अलावा प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट्स भी बड़े होते हैं। रेड सेल मास स्टडी हेमाटोक्रिट मेजरमेंट कंफर्म्स ट्रू पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। एडिशनल यूजफुल टेस्ट जो हैं वो ESR यूजुअली लो होता है, सीरम यूरिक एसिड एलिवेटेड होता है क्योंकि इतना सारा जो रेड सेल्स बन रहे हैं और सारे सेल्स बन रहे हैं उनकी ब्रेक डाउन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। विटामिन B12 लेवल्स वो आपको बढ़े हुए मिल सकते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड फॉर स्प्लीनोमेगाली अगर उन्होंने ना दिया हुआ होता तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ABGs टू एक्सक्लूड सेकेंडरी कॉजेज़। ABGs की तो ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन करके देख लें, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीट्री कर लें। मैनेजमेंट ऑप्शंस अब उन्होंने पूछे हैं। पहला तो है विनिसेक्शन यानी कि फ्लीबोटमी आप करेंगे,
मेन स्टेज ट्रीटमेंट टू रिड्यूस हेमाटोक्रेट। अच्छा, इसमें जो है ना बहुत ही एबनॉर्मल प्लेसेस में थ्रोम्बोसिस हो सकती है स्टेसिस की वजह से। तो ज़्यादातर जो है ना हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस जिसे हम कहते हैं बर्ट-चियारी सिंड्रोम, वो हो सकता है, यंग फीमेल में बहुत कॉमन है। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, हो सकता है। सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है। और दूसरे जो है वो मैंने आपको बताया हेमोरेजिस क्यों होते हैं। एक्वायर्ड वॉन विलब्रेंड डिसीज़ हो जाती है उसमें। लो डोज एस्प्रिन देंगे आप, रिड्यूसेस थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस। वो इसलिए देते हैं कि इरिथ्रोमेलाल्जिया भी हो जाता है। इरिथ्रोमेलाल्जिया क्या होता है? कंस्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स होता है, यानी कि बर्निंग, रेडनेस और पेन इन दी एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम देते हैं इसको लो डोज एस्प्रिन। हाइड्रोक्सी यूरिया साइटोरिडक्टिव थेरेपी इन हाई रिस्क पेशेंट्स। इंटरफेरॉन अल्फ़ा दे सकते हैं स्पेशली इन यंगर पेशेंट्स और व्हेन हाइड्रोक्सी यूरिया इज़ अनसूटेबल। और रक्सूलिटिनिब, ये JK यानी जेनस काइनेज 2 इनहिबिटर है फॉर रेजिस्टेंट इंटॉलरेंट डिजीज़। तो उन्होंने 6 चीज़ें पूछी हुई हैं आपसे। कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, रिड्यूस वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। एडिशनल मेजर्स, आप एडिक्वेट हाइड्रेशन करेंगे क्योंकि यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। एलियोप्यूरिनॉल फॉर हाइपरयूरेसीमिया, मैनेजमेंट ऑफ प्रोराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस और ब्लीडिंग इफ प्रेजेंट, अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है। लाइकली कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? थ्रोम्बोटिक इवेंट हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, मतलब ये कि पेशेंट को प्रेजेंटिंग फीचर्स TIA भी हो सकता है, ठीक है। DVT हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकते हैं। तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मैंने बता दिया, एबनॉर्मल यानी एटिपिकल प्लेसेस में होता है, जैसे हेपेटिक वेन में हो गया, बर्ट-चियारी सिंड्रोम हो गया, पोर्टल वेन में हो गया, सेरेब्रल वेन में हो गया, ठीक है। तो हेमोरेजेस हो सकते हैं, एपिस्टैक्सिस, GI ब्लीडिंग, इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्यूट ल्यूकीमिया, पर्टिकुलरली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, स्पेंट फेज होता है विद मैरोफाइब्रोसिस एंड वर्सनिंग स्प्लीनोमेगैली। तो हमेशा ये डर होता है कि ये माइलोफाइब्रोसिस या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ल्यूकीमिया में। अदर कॉम्प्लिकेशंस, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, गाउट हाइपरयूरेसेमिया की वजह से, पोर्टल और हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, बर्ट-चियारी सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया, ठीक है। रेफरेंस मैंने लिया है हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2025। अच्छा, आप लोग बिल्कुल मुझे लिखते तो कुछ है नहीं है कि कमेंट कर दें आप लोग। पता नहीं कितने लोग, मैंने चेक भी नहीं किया कि कितने लोगों ने मुझे मेरा पिछला सुना है लेक्चर। तो प्लीज़, तो आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, आप सुन भी रहे हैं कि नहीं, मुझे बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।